हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आपका स्वागत है विधि गुरु चैनल में और मैं आपके साथ मनीष चौधरी। आज जैसा कि हमने कहा था हम छत्तीसगढ़ को लेके क्लासेस शुरू करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट 2011, जिससे कि परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना है। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट 2011। अगर आपके पास बेयर एक्ट हो तो उसी के साथ साथ आप कवर करके चलिएगा, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। हम इसे 2 वीडियो में खत्म करेंगे, एक अभी और एक रात को वीडियो आएगी इसके संबंध में। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट 2011, इसका नाम है। इसका एनफोर्स हुआ था 6 नवंबर 2012 से। एनफोर्समेंट डेट याद रखना, पूछी जाती है एग्जाम में, 6 नवंबर 2012। ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट को बनाने का? इस एक्ट को ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट में हमने इसे डिवाइड किया है, 1 2 3। पहला ऑब्जेक्ट है इसका अधिकरण द्वारा न्याय निर्णय। किससे संबंधित न्याय निर्णय? सब्जेक्ट होगा भाड़े से संबंधित विषय पर अधिकरण द्वारा न्याय निर्णय दिया जाना चाहिए, इसके लिए हम ये एक्ट लेके आए। सेकंड ऑब्जेक्ट है कि भाई हितों का संतुलन बनाए रखना है। किसके हितों का? टेनेंट का और लैंडलॉर्ड का। और थर्ड जो है कि प्रोत्साहन, किस चीज को प्रोत्साहन देगा इस एक्ट के थ्रू हम, कि जो अकोमोडेशन है हमारा, बास सुविधा जिसको बोलते हैं, उसे किराए पर देने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये 3 इसके ऑब्जेक्ट हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो याद रखेंगे। इस एक्ट में टोटल 14 सेक्शन है। ठीक है, 4 शेड्यूल्स हैं। 4 शेड्यूल्स हमें याद रखनी पड़ेंगी, कभी कभी ऊपर से इन्हें पूछ लेते हैं कि शेड्यूल में क्या है। इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले फर्स्ट और सेकंड में राइट्स दिए गए हैं, थर्ड और फोर्थ में लायबिलिटी। राइट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, टेनेंट और लैंडलॉर्ड। फर्स्ट में टेनेंट के राइट और सेकंड में लैंडलॉर्ड के राइट। लायबिलिटी थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड में लैंडलॉर्ड की लायबिलिटी और फोर्थ में टेनेंट की। मींस फर्स्ट और फोर्थ एक साथ चलेंगे, वो टेनेंट के हो गए। टेनेंट ही शुरुआत करेगा, टेनेंट ही अंत करेगा, लैंडलॉर्ड बीच में रह जाएगा। ये ध्यान रखना है बस। पहले राइट्स आएंगे फिर लायबिलिटी आएंगी। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले हम इसका लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे, वो बताता है सेक्शन 14, जिसमें बताया गया रिपील्ड एक्ट। इस एक्ट के थ्रू इससे पूर्व का कौन सा अधिनियम रिपील्ड किया गया है, तो उस अधिनियम का नाम है छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन एक्ट 1961। इसका नाम याद रखना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इससे पूर्ववर्ती अधिनियम कौन सा था जिसे इस अधिनियम द्वारा रिपील्ड किया गया है, वो है छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन एक्ट 1961। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 बात करता है, 3 चीजें बताई गई हैं सेक्शन 1 में, नेम, एक्सटेंड और एनफोर्समेंट। तो नेम तो इसका हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट 2011। अब बात करते हैं एनफोर्समेंट डेट, भी हम पढ़ चुके हैं, 6 नवंबर 2012। बेयर एक्ट में लिखा होगा कि जिस तारीख से राज्य सरकार गजट में प्रकाशित करेगी, तो वो यही तारीख है, 6 नवंबर 2012। अब बात करते हैं एक्सटेंड की। ये एक्सटेंड कहाँ होगा? इन्होंने कहा कि ये एक्सटेंड ऐसे नगरपालिका क्षेत्रों पर होगा जो जिला मुख्यालय के रूप में वर्णित हैं। अर्थात जो नगरपालिका क्षेत्र जिला मुख्यालय है ये उन पे लागू होगा, परंतु साथ ही साथ राज्य सरकार को यह पावर है कि वो नोटिफिकेशन जारी करके अतिरिक्त नगरपालिका क्षेत्र में भी इस एक्ट को समय के अनुसार लागू करती रहेगी। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब बात आते हैं ये मेन सेक्शन, सेक्शन 2। इसमें से एक क्वेश्चन नॉर्मली फंसता है। इसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं और टोटल 14 डेफिनेशन दी गई हैं। हमें याद रखना है 14 ही सेक्शन है इस एक्ट में और 14 ही सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है। इसमें ABCD ना करके 1 2 3 4 के क्रम में डेफिनेशन दी गई है। पहली डेफिनेशन है 2(1) में, बास सुविधा, अकोमोडेशन। क्या होता है अकोमोडेशन? कोई भी भवन या भवन का कोई भाग जो आवासीय हो या गैर आवासीय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात हमें याद रखना है, कोई भवन हो या भवन का कोई भाग हो, मीन्स एक भवन में 3 फ्लोर है तो उसका एक फ्लोर भी हो सकती है, वो आवासीय हो या गैर आवासीय, जिसे किराए पर दिया गया हो। सबसे मेन बात है किराए पर दिया गया हो। इसमें क्या क्या और आता है? भवन में जुड़ी हुई सभी चीजें, लाइक गैराज हो गया, पार्किंग हो गई, फिटिंग्स हो गई, फर्नीचर्स हो गए, वो सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। क्या सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, नहीं में पूछा जाता है बहुत बार, तो याद रखना कृषि भूमि इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बस कृषि भूमि को हमें बाहर निकाल देना, बाकी सब कुछ इसमें सम्मिलित है। प्री में इसमें से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना। सेकंड डेफिनेशन है एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट को कुछ नहीं है, इन्होंने कहा है लिखित रूप में निष्पादनीय। ठीक है, निष्पादित जो लिखित रूप से, बस ध्यान रखना रिटर्न होना चाहिए, ये बात किया गया, ज्यादा नहीं पूछी जाती। थर्ड में बताया गया जिला। जिला की डेफिनेशन इन्होंने कहा है वही डेफिनेशन होगी जिला की जो कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व अधिनियम 1959 के अंतर्गत दी गई है, वही जिला यहाँ भी जिला कहलाएगा।
फोर्थ, बहुत मेन डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी जाती है, हैबिचुअल डिफॉल्टर, ठीक है, आदतन व्यतिक्रमी। कौन होता है आदतन व्यतिक्रमी? हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। 12 माह, सबसे पहला पॉइंट है 12 माह। 12 माह के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने, जिस टेनेंट ने 3 बार या उससे अधिक बार डिफॉल्ट कर दिया है रेंट पे करने में, उसे हैबिचुअल डिफॉल्टर कहा जाएगा। मींस 1 साल के अंतर्गत आप लगातार 3 बार या उससे अधिक बार नहीं दे पाए हो तो आप हैबिचुअल डिफॉल्टर कहलाओगे। अब आते हैं 5 पे। 2.5 में बताया गया है कि लैंडलॉर्ड कौन होता है। लैंडलॉर्ड को हम एक सिंपल वर्ड में याद रखेंगे, डायरेक्ट ज्यादा नहीं जाएंगे, वहां लग जाएगा आंसर जिसका डायरेक्टली, कि जो किराया लेने का हकदार व्यक्ति है वही लैंडलॉर्ड कहलाएगा। जिसे हक है किराया लेने का वही लैंडलॉर्ड है, चाहे वो अपनी भूमि के लिए हो या किसी अन्य की भूमि के लिए हो, ऑथराइज कर दिया गया हो, वही जिसे किराया वसूल करना है वो लैंडलॉर्ड है। इसी के साथ 5 के साथ हम 14 भी पढ़ लेते हैं। 14 में बताया गया टीनेंट। टीनेंट कौन होगा भाई? किराएदार कौन होगा? किराएदार वो है मकान मालिक को जब लैंडलॉर्ड को किराया लेने का अधिकार है तो जो उस पर किराया दे है, जिसे किराया देना है वो टीनेंट कहलाएगा। 14 में यही बात बताई है 214 में। अब आते हैं इससे नेक्स्ट 6 में बताया गया नगर पालिका क्षेत्र, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रख लेना। 7 में नोटिफिकेशन, ठीक है, और ज्यादा इसमें से भी अंदर से कुछ नहीं आता। 8 में हम बात करेंगे ओल्ड एक्ट। ओल्ड एक्ट कौन सा, इसका नाम पूछा जा सकता है, एक बार पूछ लेते हैं, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। तो जब रिपील्ड एक्ट जो था वही ओल्ड एक्ट है, छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, वही ओल्ड एक्ट कहलाता है। 2.8 में डेफिनेशन दी गई है। 9 में बात करते हैं रेंट की, भाड़ा। भाड़ा क्या होता है? भाड़ा एक कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन किस लिए है? 2D कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया कंसिडरेशन किसी चीज के बदले ही तो दिया जाएगा, तो इसके लिए किसके लिए? अकोमोडेशन के बदले दिया गया कंसिडरेशन जो टेनेंट द्वारा लैंडलॉर्ड को दिया जाता है वही भाड़ा कहलाता है। ये 9 में बताया गया है, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं, इससे आगे जब हम बढ़ेंगे 10 पे, तो 10 में बताया गया है रेंट कंट्रोलर। कौन होता है रेंट कंट्रोलर? भाड़ा नियंत्रक। 10 में बताया, 210 में बताया गया है रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर, भाड़ा नियंत्रक। इन्होंने सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है कि धारा 7(1) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति ही रेंट कंट्रोलर कहलाएगा। तो 7(1) हम यहीं पे पढ़ते हैं। 7(1) क्या है? 7(1) में बताया गया है रेंट कंट्रोलर कौन होता है। इन्होंने बताया कि एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में कौन नियुक्त करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। किसे, कितने नियुक्त करेगी? एक या अधिक रेंट कंट्रोलर नियुक्त कर सकती है। इस पे से जो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है कौन सा, कौन नियुक्त करेगा रेंट कंट्रोलर को? स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है एक हो सकता है एक जिले में, अधिक हो सकते हैं एक से, पर होगा कौन? मिनिमम डिप्टी कलेक्टर की रैंक का होना चाहिए, डिप्टी कलेक्टर या इससे अबव मिनिमम, इससे नीचे का कोई अधिकारी रेंट कंट्रोलर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये बात हमें यहीं पे ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सेक्शन 210 और 7 एक साथ हम कंप्लीट करके पढ़ लेते हैं। अब इससे आगे आते हैं 211। 211 बताता है रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल जो होता है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, इन्होंने कहा है सेक्शन 6 के अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल ही रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कहलाएगा। अब बात करते हैं 6 है क्या, कौन है, क्या होगा ट्रिब्यूनल। इन्होंने बताया जिस दिन एक्ट पहले तो लागू हुआ उसके 30 दिन के अंतर्गत आप रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बनाओगे। मतलब 6 नवंबर 2012 से 30 दिन के अंतर्गत हमें रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बनाना है। पर बनाएगा कौन? यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कि किसके अकॉर्डिंग बनाएगी? आपने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा 323(b), वही ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। तो 323(b) के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के लागू होने के 30 दिन के भीतर एक ट्रिब्यूनल बनाएगी जो कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कहलाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अब रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन होगा, कौन होना चाहिए अध्यक्ष? अब बात करिए अध्यक्ष की 2 में।
इसके सेकंड क्लोज में बात करेगी अध्यक्ष की। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, बट नॉट ओनली, कंसल्ट करेगी पहले वो। किससे कंसल्ट करेगी? हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। और अध्यक्ष कौन होगा ट्रिब्यूनल का? तो उसमें क्या बात करते हैं? मिनिमम डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का ऑफिसर होना चाहिए मिनिमम। इससे नीचे का कोई नहीं होगा, इससे ऊपरी रैंक का कोई भी अधिकारी ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।